नमः संस्कृताय। आइए आप सभी बच्चों का इस संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम संधियों का ज्ञान करवा रहे हैं। संधि पर बनने हुए जितने भी प्रश्न होते हैं, संधि के जो उदाहरण होते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने स्वर संधि के भेद, जिसमें कि पहली संधि थी दीर्घ स्वर संधि, दूसरी थी गुड़ स्वर संधि, तीसरी थी वृद्धि स्वर संधि, चौथी थी यड़ स्वर संधि, पांचवी अयादि संधि और छठवीं पूर्व रूप स्वर संधि। यहाँ तक हमने आपको बता दिया, पढ़ा दिया। यदि आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। अब बच्चों, अगली संधि है हमारी पर रूप स्वर संधि। अगली संधि है पर रूप स्वर संधि। पर रूप स्वर संधि, इसका सूत्र होता है एंगि पर रूपम। यह सूत्र है एंगि पर रूपम। इसकी परिभाषा होती है, जो सूत्र से है तो वही एंगि, जिसको हम एंग प्रत्याहार कहते हैं। इसको क्या हम कहेंगे? एंग प्रत्याहार। अब एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आएंगे? ए और ओ। कौन कौन से वर्ड आएंगे? ए और ओ। तो परिभाषा इसकी बनेगी कि अकारांत उपसर्ग। अब हमने आपको शुरू में प्रारंभ में बताया था उपसर्ग कितने होते हैं। उपसर्ग कितने होते हैं बच्चों? तो हमने बताए थे आपको कि उपसर्ग 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22। 22 उपसर्ग होते हैं, जिसमें से जो अकारांत उपसर्ग हैं, अकारांत अर्थात जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का हलंत, विसर्ग या मात्रा ना हो। अगर मात्रा हो गई, ये हलंत हो गया। जैसे यहाँ पर आप किसी भी शब्द में हलंत लगा देंगे तो ये हो गया। किसी शब्द में ऊ है, ई है, आ है, तो ये स्वर हो जाएंगे। लेकिन कोई भी स्वर ना हो और हलंत भी ना हो, उसको हम अकारांत कहते हैं। उसको बच्चों हम क्या कहते हैं? अकारांत। और ये अकारांत उपसर्ग कितने? जैसे प्र, उप, औ और अप। यह अकारांत उपसर्ग 4 हैं। और ये 4 उपसर्ग के बाद ए और ओ, जो हमारा एंग है, यह ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातुएं आए तो ह्रस्व आ को पर रूप हो जाता है। जो ये अकारांत का आ है, ये पर रूप हो जाएगा। इसका रूप उसी में समाहित होगा। जैसे आ है, एक के बाद आ है, तो वहाँ पर यह ए ही बन जाएगा। आ का लोप हो जाएगा। आ आपको मतलब दिखेगा नहीं। यह आ आपको दिखेगा नहीं। यह आ इसी ए में, इसी ओ में समाहित हो जाएगा। समझ गए बच्चों? जैसे कोई भी शब्द है और उस शब्द में इस प्रकार के जैसे कोई भी शब्द आते हैं, जैसे प्रेसते, प्रेजते। अब इसका आप यदि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्र प्लस एजते। ठीक है बच्चों? अब ये जो ए है, ये हमारा क्या है? पर रूप, अर्थात पर, बाद में। पर का मतलब बाद में, और पूर्व का मतलब पहले। आपने इसके पहले जो संधि पढ़ी थी वो पूर्व पद का पढ़ा था। लेकिन अब आपको कौन सी संधि पढ़नी? पर, बाद वाली शब्दों में। जब इसका आप विच्छेद करेंगे इन शब्दों का, तो बाद में जो ये ए है, यह ए और यहाँ पर प्रा में जो आ है, ये आ और ए अगर हम करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? गुण संधि बन जाएगा। जो हमारा वृद्धि संधि बन जाएगी, जो हमारी अय, जिससे हमारा अय का निर्माण होता है, यह वृद्धि संधि बन जाएगी। जैसे आपने लिखा आ प्लस ए, तो यहाँ पर यदि हम संधि देखेंगे
तो कौन सी संधि बन जाएगी, अय बन जाएगी, ये वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वृद्धि। और हमारा पर रूप शब्द कहता है यदि ये बाद में ए है तो इसके पहले यदि कोई उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग, और उसमें आ है, अकारांत जो हमने बताया आ है, तो यह ए आ में ही मिल जाएगा, अर्थात ये आ अलग नहीं होगा। ये अगर ऐसे हम ए को जोड़ेंगे तो यहाँ वृद्धि होगी, लेकिन हम यदि ऐसे कोई रूप में लिख रहे हैं, हमने आपको प्रेजते बताया था, और जब ये ए आ में चला गया तो प्रा एजते, इसको हम जोड़ देंगे तो ये पूरा शब्द हमारा बन जाएगा प्रेजते। ये आ इसका अलग तो नहीं हुआ, और नहीं तो ये प्रायजते हो जाएगा जिसका कोई शब्द नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये अब इसकी जो ट्रिक आपका पूछा करते हैं, कहते हैं कि ट्रिक क्या है। जैसे सबकी ट्रिक हमने बताई, पूर्व रूप की भी हमने बताई थी ट्रिक कि वो अवग्रह के रूप में हो जाता है, अवग्रह बन जाता है। तो अब इसकी कौन सी ट्रिक है, तो आप बच्चों आप इसमें सिर्फ एक ही शब्द याद रखना कि कोई भी विच्छेद करने के पहले हमारा वहाँ पर क्या रहेगा, उपसर्ग, उपसर्ग रहेगा। किसी भी कोई भी शब्द हो उसके पहले हमारा उपसर्ग रहेगा। और उपसर्ग में भी बच्चों ये याद रखना कि हमारे 4 उपसर्ग ही रहेंगे। कितने उपसर्ग, 4 उपसर्ग ही रहेंगे। 4 उपसर्ग कौन कौन से, प्र, अव, अप, अप और उप, प्र अव अप उप, प्र अव अप उप। बस आपको इतना याद रखना है कि ये उपसर्ग हमारे ज़रूर से दिखेंगे। इसकी ट्रिक ये है, अभी तक आपने सब में पढ़ा, स्वर पढ़ा, लेकिन कहीं पर आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि उपसर्ग, उपसर्ग का तो सेंटेंस आया ही नहीं। तो उपसर्ग का सेंटेंस बच्चों किस पे होता है, पर रूप संधि में। किस पे होता है, पर रूप में। समझ गए बच्चों। तो ये अब जो ये पर रूप वाली संधि है, अब जैसे इसमें हमने अवेही क्या लिखी, अवेही, तो ये हमारा अव है। देखो ये अव है, समझ रहे हो ना, अव है कि नहीं, ये देखो अव है। जो एक सेकंड, समझ गए बच्चों। अब ये अव है हमारा, है अव, ये अवेही, अव ये शब्द दिख रहा है। देखो हमारा उपसर्ग है अव। ये प्र दिख रहे हो, ये प्र। इसी तरह से अप और उप भी आएगा बच्चों, उपसर्ग में ही लगा हुआ शब्द जो जहाँ होगा उसके। और दूसरी सरल ट्रिक ये रहेगी, इन शब्दों के खंडन करने के बाद, विच्छेद करने के बाद ओ और ए और ओ ही होगा। इसके बाद में बस यही 2 शब्द आएंगे, एंग, एंग वाले ही रूप। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए और ओ आता है, तो ए और ओ ही होगा। अवे ही, अव प्लस ए ही, देख लिया। अब इसको देखो कुछ नहीं करना, इसको अगर इसको हम जोड़ेंगे तो अवे ही बन जाएगा। अब हमारी लेकिन संधि करने का यदि हम नियम देखें और नहीं समझेंगे तो आप ये समझेंगे ना कि यहाँ पर अव में आ है और ये ए है, तो आ और ए मिल के अवय ही बन गया। तो ये बच्चों गलत होगा, अवय ही रूप बनेगा। ये हमारा पर रूप स्वर संधि है, क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग है, उपसर्ग के बाद एंग प्रत्याहार दिख रहा है, इस कारण से यहाँ पर अवय ही रूप बनेगा। प्रेषते, प्रेषयति, क्या है बच्चों, प्रेषयति। तो यहाँ पर प्रेषयति में प्र प्लस एसियति, प्र प्लस एसियति। अब प्रा में आ है ना, आ तो दिख रहा है, पा रा और आ। जैसे आपने लिखा प्र, तो इसमें कौन कौन से शब्द हैं, यदि इसका हम खंडन करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पा फिर रा और फिर आ, ये दिखेगा ना। तो ये आ आप जो देख रहे हैं, ये आ आपको अगर इसके बाद कोई एंग प्रत्याहार के अलावा कोई शब्द है तब तो हम इसमें आ देखेंगे। और दूसरी बात, ये हमारा प्र शब्द जो है उपसर्ग है, अकारांत उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है, अकारांत। इसलिए हमारा बस यही पहचान है कि अकारांत उपसर्ग के बाद एंग प्रत्याहार आए, वहाँ पर एंग पर रूपम संधि होती है। समझ गए बच्चों।
अकारांत उपसर्ग के बाद, अब अकारांत तो आप समझ गए ना, प्र, औ, उप, अप, ये समझ गए। तो अकारांत उपसर्ग के बाद को एंग प्रत्याहार दिखाई दे, एंग प्रत्याहार ए ओ, वहाँ पर हमारे कौन सी संधि होती है बच्चों? पररूप संधि होती है। कौन सी संधि होती है? पररूप। ये हमारी ट्रिक है, पहचान करने की ट्रिक ये है। अब आप जब उदाहरण हल करेंगे, सब में देखेंगे कि यहाँ उपसर्ग होगा और यहाँ पर हमारा एंग प्रत्याहार होगा। जैसे ये यहाँ पर आपने ए का देख लिया, प्रेजते। अब है बच्चों, जैसे प्रेजते देख लिया। अब इसका प्र है और एजते हो गया। अब प्र प्लस एजते, प्रेजते। अब ये बना कैसे, या इसकी पहचान क्या है? प्र हमारा अकारांत उपसर्ग है, ए हमारा एंग प्रत्याहार है। और एंग परिरूपम सूत्र कहता है कि एंग प्रत्याहार परे होने से, एंग परिरूपम परे होने से, एंग प्रत्याहार परे होने से आकारांत उपसर्ग का उसी में समाहित हो जाना, अर्थात प्रा में जो आ है ये प्रे बन जाएगा, प्रेजते। इस तरह से यह शब्द निर्माण होगा। उपोसति, उप है, उप भी आपने देखा, ये कौन सा उप है? ये हमारा उप अकारांत उपसर्ग है, अकारांत उपसर्ग है। और ये औसत शब्द है, उपोसति बन गया। समझ गए बच्चों? और ये कौन सी संधि हो गई? ये हमारी पररूप संधि हो गई। इसी प्रकार बच्चों आप जैसे बनाएंगे प्रेजते, उपोसति, और इस पर बनेगा जैसे प्रौधियति। अब इसका क्या बन जाएगा? प्रौधियति। ठीक है। अब है जैसे एक उदाहरण बहुत ही परीक्षा में पूछने वाला शब्द आता है अक्सर, उपेडकीयति। अब इस पर क्या होगा? उप प्लस एड कीयति। समझ गए बच्चों? इस तरह से ये सभी उदाहरण को आप हल करना, आप अच्छे से हल कर पाएंगे और आ भी जाएगा। बहुत ही सरल संधि है, बहुत ही सरल भाषा है। संस्कृत हमारी आपको समझ में आ जाएगी। बच्चों, लोग कहते हैं संस्कार युक्त हों, हमारे बच्चे संस्कार नहीं सीखते जब संस्कृति का विकास नहीं करेंगे। संस्कृति हमारी संस्कृत से आती है, संस्कृति हमारी संस्कृत से आती है। किससे आती है? संस्कृत से। और जब हम इस संस्कृत का ह्रास कर देंगे, संस्कृत को दबा देंगे, संस्कृत को पहचानेंगे नहीं, तो संस्कृत का विकास नहीं होगा। प्रत्येक बच्चों पर यदि संस्कृत की जानकारी है, यदि संस्कृत समझते हैं, वो संस्कारों से युक्त होंगे। और जब वो संस्कारों से युक्त होंगे, उनकी संस्कृति बदल जाएगी, तो देश विकसित होगा। बच्चों, यदि आपको कहीं भी कुछ भी कठिन लग रहा हो, तो ये मत समझा करो कि हमारी भाषा कठिन है। भाषा कोई भी हो कठिन नहीं होती, जबकि संस्कृत भाषा तो बिल्कुल से नहीं है। यदि इतनी ये कठिन भाषा होती तो हमारे अनपढ़ लोग भी, ऋषि मुनि लोग भी, मतलब कि जो पहले था ना कि केवल ऐसे मुँह से बोल दिया, और गुरुकुलों में मुँह से बोल दिया गया और बच्चों को समझ में आ गई बात। अब आपको तो हम एक सब लोग संस्कृत में बताते हैं, लिख कर बताते हैं, पढ़कर समझाते हैं। आपको आपकी क्लासों पर देखो संस्कृत हो गई और आपको कठिन लगती है, ऐसा नहीं है। आप उसको समझने की कोशिश करें, आप समझें। अब 9th के कोर्स में 2 संधियाँ हैं, 10th की कोर्स में 2 संधियाँ हैं, तो इसीलिए हमने ऐसा नहीं किया कि हम ये बताएं कि 9th के कोर्स की संधियाँ हैं तो काम ख़त्म कर दें, या फिर वहाँ हम 11th 12th की बाद में बनाएं। स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले सभी भेदों की इसीलिए पहचान
ट्रिक से पहचान बताई गई आपको, और ट्रिक से पहचान करने के बाद उनके उदाहरणों का स्पष्टीकरण दिया गया और सूत्रों के आधार पर सूत्र की परिभाषा समझाई गई। किताब की लिखी हुई बात गलत नहीं होती, लेकिन वो भाषा आपको यदि कठिन लग रही है तो सरल सी भाषा में हम बता पाएँ, समझा पाएँ, वो ज़्यादा बेटर होता है। बच्चों, यदि आप ये समझें कि नहीं यहाँ पर संधियाँ हमारी 9th की ये नहीं है, तो हाई स्कूल वाले बच्चे पढ़ेंगे। हाई स्कूल में भी नहीं है, फर्स्ट ईयर में है, इंटर में है, बीए में है, जहाँ पर भी है आप पढ़ सकते हैं। और अपनी किताबों से, साहित्यिक किताबों के में जो उदाहरण होते हैं उनसे आप स्पष्ट करें। साहित्यिक जो किताबों में उदाहरण आते हैं, जैसे पढ़ने पे देखो, व्याकरण मजबूत साहित्य पढ़ने से होती है। क्योंकि जब आप साहित्य पढ़ेंगे तो साहित्य के बीच में जो भी शब्द आएंगे उन पर देखिए कहाँ पर संधि है, कहाँ पर समास है, कहाँ पर कौन से वर्ण हैं, कहाँ पर उपसर्ग है, कहाँ पर प्रत्यय है, कहाँ वाच्य है, वाच्य में कौन सा परिवर्तन है, कौन सा अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। ये आपको साहित्य पढ़ने में ही व्याकरण स्पष्ट हो पाती है। तो बच्चों, जब साहित्य का आप अध्ययन करते हैं, किताब पढ़ते हैं, उसमें जो बीच में शब्द आ जाए, बस आपको बस यही याद रखना है कि हमारे जो उपसर्ग थे, अकारांत उपसर्ग, वो उपसर्ग के बाद जो भी प्रत्याहार आएगा, उपसर्गों के बाद यदि उपसर्ग हैं, और कौन से उपसर्ग हैं, अकारांत उपसर्ग के बाद एंग प्रत्याहार आ जाए, एंग प्रत्याहार ए और ओ, ठीक है, वहाँ पर हमारी पर रूप संधि होती है। एंग प्रत्याहार परे होने से, अकारांत उपसर्ग के में मिलने से हमारा एंग पर रूपम संधि बन जाती है, अर्थात पर रूप स्वर संधि हो जाती है। बच्चों, समझ में आ गया जी? पर रूप स्वर संधि। अब हमारा यह पर रूप स्वर संधि कंप्लीट हो गई। पर रूप स्वर संधि कंप्लीट हो गई। बच्चों, ठंडी कुछ ज़्यादा पड़ने लगी है, आप सभी लोग अपने सेहत का ध्यान रखना, गुनगुना पानी पीना, और शाम को सोते समय जो गुड़ होता है उसका सेवन करना। इससे क्या होता है, जो दिन भर में इधर कभी कुछ गलत मतलब ऐसे अपच्य भोजन कर लिया तो वो भोजन को पाचक बना देता है और ठंडी से भी बचाता है। तो बच्चों, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगती हो तो बच्चों प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमः संस्कृताय। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।